A very warm good evening to all of you. As you know कि मैं क्लास 11th का फर्स्ट बुक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट एंड हाउ या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क जो बुक है उसका पहला चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट एंड हाउ, कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और क्यों है उसको पढ़ाने जा रहा हूँ मैं आपको। उसमें मैं जो है बच्चों को चैप्टर तो पढ़ाता ही हूँ एनसीईआरटी की बुक क्लास में, पर उससे ज़्यादा मैं उनको बेसिक नॉलेज देने की कोशिश करता हूँ जो कि उनसे नियर बाय एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है। एज़ पर माई 12 ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, मैंने जो जो क्वेश्चन किसी भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम में खुद दिए हैं या कहीं देखे हैं तो वो बच्चों को मैं कोशिश करता हूँ क्लास में लिखवा दूँ। तो मेरे क्वेश्चंस को आप देखिए, शायद आपको हेल्प करे किसी को, अगर किसी एग्ज़ाम की आप भविष्य में तैयारी करें। मैं चाहता हूँ कि तो पहले बात तो मैं कॉन्स्टिट्यूशन देता हूँ। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन की बुक में अलग डेफिनेशन दे रखी है, सेट ऑफ रूल्स ऑफ लॉस विच कंट्रीज गाइड, सेट ऑफ रूल्स विच कंट्री गाइड द बिटवीन द सेंटर, ये और फलाना ढिमकाना। आप वो भी कर सकते हैं, पर मैंने ऐसे याद की हुई है अपने बच्चों के लिए ईजी बनाई। व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन? तो डायरेक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बुक ऑफ लॉ वेयर ऑल रूल्स एंड रेगुलेशन अवेलेबल इन अ रिटन फॉर्म। कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट जो है मैं यहाँ एक वाइडर रूप में बताता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान तो आता है, पर कॉन्स्टिट्यूशन में आपको पता हो जो आपके प्रॉपर्टी लॉज हैं वो भी आते हैं। जो हमारा आईपीसी है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है जो नेक्सर के रूप में जुड़ा है। कॉन्स्टिट्यूशन का ही हमारा और वाइडर चले जाएंगे, सीआरपीसी है, इंडियन एविडेंस एक्ट है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन की सब्सिडरी बॉडीज़ हैं। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन तो एक बुक ही थी, बाद में उसके कई पार्ट्स हैं जो जुड़े हैं, जिसे एनेक्सर में जोड़ा गया है समय समय पे। तो कॉन्स्टिट्यूशन को अगर एक छोटे वे में देखें तो सिर्फ एक संविधान की बुक है जो भारत आज़ादी के समय विदेशी सोच से लिखी गई थी, जो कि काफ़ी लेंदी है और वॉरवर्ड है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या डेफिनेशन? कॉन्स्टिट्यूशन इज बुक ऑफ लॉ वेयर ऑल रूल्स एंड रेगुलेशन अवेलेबल इन अ रिटन फॉर्म। याद कर लें अगर आपको याद रहे। हाँ, 11th है। 11th के अंदर एक सबसे बड़ी बात होती है, टीचर पे डिपेंड करता है, वेरी टू वेरी, टीचर टू टीचर वेरी करता है। ध्यान रखिए, हो सकता है मेरी डेफिनेशन दूसरा टीचर एक्सेप्ट ना करे, पर मुझे ये सबसे अच्छी डेफिनेशन लगती है और मैं अपने बच्चों को आज तक कराता आ रहा हूँ। इवन मैंने जब मुखर्जी नगर बच्चों को यूपीएससी की कोचिंग कराई तो मैंने वहाँ भी इसी तरीके से इसे पढ़ाया। वो बात अलग है कि उनकी जो सैलरी स्ट्रक्चर वगैरह था वो मुझे नहीं अच्छा लगा, काफ़ी रोक के देते थे, तो इस वजह से मुझे ड्रॉप करना पड़ा वो। तो मैं तो वहाँ तक भी इसे ही पढ़ाता हूँ, अच्छा लगे तो आप इसे याद कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल्स हैं? 395। अभी आप गूगल पे भी सर्च करेंगे ना, मैं अपनी वीडियो की आपको कमी बता रहा हूँ, 498 दिखा देगा। इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में जितने अमेंडमेंट हुए उन्हें जोड़ के बता देगा। ध्यान रखिए, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल है तो 395 ही है। भगवान ने मेरे हाथ में 10 उंगली दी है तो 10 ही दी है। अगर मैं उसमें ऑपरेशन करा के 10-12 और लगवा लूँ या एक आधी और जुड़वा लूँ उंगली, या एक कटवा दूँ ऑपरेशन होने के बाद, तो वो अमेंडमेंट कहलाएगा, परिवर्तन कहलाएगा, वो ओरिजिनल नहीं कहलाएगी। तो कितनी हो गई? 395 आर्टिकल। ध्यान रखिएगा, गूगल में यहाँ डिफरेंस है। इस बात को लेके 1-2 स्कूल में मेरे से बच्चों ने काफ़ी आर्ग्यू भी करा, पर जो है वो आप डीडी बसु की बुक देखेंगे, एन लक्ष्मीकांत की बुक देखेंगे, ठीक है, जो यूपीएससी के बच्चे तैयारी करते हैं, तो उसमें आपको 395 भी मिलेगा। आज की डेट में एट प्रेजेंट हाउ मेनी पार्ट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान के कितने पार्ट हैं? तो आज की डेट में 25 पार्ट है, पर जब संविधान बना था, भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, 22 भाग थे, 3 भाग जोड़ दिए गए, ठीक है। हाउ मेनी शेड्यूल्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट प्रेजेंट? आज की डेट में भारत में कितनी अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान के अंदर? आज की डेट में 12 हैं, उस समय 8 थी जब भारत आज़ाद हुआ था। हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के कितने फंक्शन बताए हैं जो हमारी बुक में है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग? हमारे 4 फंक्शन हैं। कितने? 4। इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा मैं टेक्निकल सीवी कम हूँ, तो मुझे जैसा आता है मैं वैसा बता रहा हूँ। राइट द फंक्शंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपकी बुक में साफ साफ लिखे हैं। जब आप एनसीईआरटी की बुक खोलेंगे, आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर लें, अगर इंडियन पॉलिटी का पार्ट आता है तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। उसके अंदर आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जब बुक खोलेंगे तो उसमें हाईलाइटेड मिल जाएंगे। रिपोर्ट ऐसा नहीं है मैं लिखवा रहा हूँ, हाँ मैंने अपने बच्चों को कुछ शॉर्ट में लिखवाने की कोशिश करी है जहाँ मैं पढ़ाता हूँ, जहाँ जहाँ मैंने पढ़ाया वहाँ भी। क्या थे वो फंक्शंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? टू प्रोवाइड अ सेट ऑफ बेसिक रूल्स टू अलाउ द मिनिमम कोऑर्डिनेशन अमंग द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। संविधान जो है समाज के विभिन्न लोगों के बीच, विभिन्न जाति है, धर्म है, रंग है, भाषा है, इनके आधार के पे जो अंतर है इनको एक करने की कोशिश करता है, इनके बीच अमंग यूनिटी इस्टेब्लिश करता है। ये नहीं कि उनके बीच डिफरेंस क्रिएट करे, कहीं ना कहीं उनको एक ऐसी मोड़ पे लाता है कि वो एक बात को माने। जैसे आप स्कूल में चाहते हैं एसी भी हो जाए, बहुत बढ़िया, आरओ का पानी भी हो जाए, डेस्क भी गद्देदार हो जाए, सीट अच्छी हो, भाई स्कूल वाले उसी हिसाब से तो फीस लेंगे फिर और बढ़ा देंगे।
पहली तो ज़्यादा ले रहे और ले रहे हैं। और कुछ बच्चे कहेंगे नहीं जी हमारे पे कम फीस का जुगाड़ है, हम ऐसा नहीं कर सकते। तो यही कॉन्स्टिट्यूशन काम करता है कि मिनिमम कोऑर्डिनेशन करता है, जो बहुत नेसेसिटी की चीज़ है वो जोड़ता है। सेकंड पार्ट, टू स्पेसिफाई हु हैज़ द पावर टू मेक डिसीजन इन आवर सोसाइटी, इट डिसाइड्स हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूट। ये बताता है कि पावर कौन लेगा डेमोक्रेसी में, क्या केवल एक पीएम को पावर है, या सिर्फ प्रेसिडेंट भी बना सकता है, या एक नेता ही बना सकता है सारे रूल। और डिसीजन कौन लेगा, डिसीजन मेकिंग पावर किस पे होगी। उसके बाद हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूट, जनता का क्या रोल होगा। जैसे आपने प्रेम्बल पढ़ा, अगर मेरी प्रेम्बल वाली वीडियो देखिए तो उसमें स्टार्टिंग जो हमारे संविधान की होती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब डेमोक्रेसी में जो लोग हैं वही गॉड हैं। पर इन लोगों को कभी जाति में बांट दिया जाता है, कभी धर्म में बांट दिया जाता है, कभी किसी चीज़ में। और हमारे भारतीयों की तो ये स्पेशलिटी रही है कि जहाँ अपना पर्सनल प्रॉफिट दिखता है हम डिपेंड हो जाते हैं अलग अलग, क्योंकि हम कास्ट बेस बहुत भागे हैं, पर्सनल लालच में बहुत भागे हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ये मैं बुराई नहीं कर रहा अपने लोगों की, मैं ये पॉइंट को समझाने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा विषय कुछ ऐसा है कि आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी बतानी पड़ती हैं। थर्ड पॉइंट, a set of some limits on the what the government can impose on its citizen। ऐसा नहीं है कि सरकार अपने नागरिकों पे सब तरह की लिमिट बांध दे, तो उसके लिए भी लिमिटेशन है कि जो नेता जीतेगा उसके लिए क्या लिमिट होगी और जो जनता है उसके लिए क्या लिमिट होगी। ऐसा ना हो मुझे बोलने की आज़ादी है पर मैं उल्टा सीधा बोल रहा हूँ, गलत भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ, नहीं। मुझे जो बोलने की फ्रीडम ऑफ स्पीच है, थॉट एंड बिलीफ एंड वर्कशिप है, तो वो एक लिमिट में है, ये नहीं कि मैं उसका मिसयूज़ करूँ। इसी तरह जो सरकार है वो अपने लोगों के सारे राइट नहीं छीन सकती, गवर्नमेंट भी उस पर डिसाइड करती है लिमिट कितनी लोगों को दी जाएगी ये स्वतंत्रता, किसके बाद गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी, गवर्नमेंट के जो लीडर्स हैं उनको कितनी स्वतंत्रता है, उसके बाद उन पर भी पनिशमेंट है, लाइक कोर्ट वगैरह। वो बात अलग है कि कोर्ट में जाना एक गरीब आदमी के बस के खेल नहीं है, कोर्ट में न्याय नहीं है। आपने वो सन्नी देओल की फिल्म देखी होगी, जब मैं जुडिशरी पढ़ाऊँगा उसमें बताऊँगा, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। जुडिशरी कुछ नहीं है, नथिंग, सिर्फ तारीखों का खेल है। अगर पागल बनना है, लुटना है, तो जुडिशरी की तरफ जाना, अन्याय झेलना पर कोर्ट की तरफ मत देखना। कोर्ट पुलिस इज नथिंग, ओनली आपको लूटेंगे। फोर्थ पॉइंट, इनेबल द गवर्नमेंट टू फुलफिल द एस्पिरेशन ऑफ अ सोसाइटी एंड क्रिएट कंडीशंस फॉर अ जस्ट सोसाइटी। गवर्नमेंट से जो का काम है कि लोगों की एस्पिरेशंस यानी इच्छाएं जो हैं उसे पूरी करे और समाज को एक न्यायपूर्ण समाज बनाए। ऐसा नहीं कि एक अमीर बहुत अमीर होता जा रहा है, गरीब बहुत गरीब होता जा रहा है। आपने चारों पॉइंटों को पढ़ा, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फंक्शन है, पर अगर आप देखेंगे तो थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑलवेज डिफरेंट, होता कुछ और है, यहाँ कुछ और पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, चलिए। अब कॉन्स्टिट्यूशन बना, भारत आज़ाद हुआ 1947 में, 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को भारत आज़ाद हुआ। ट्रस्ट विद डेस्टिनी जो नेहरू जी की स्पीच थी उस टाइम, उसको ट्रस्ट विद डेस्टिनी कहा जाता है। ये यूपीएससी के पेपर तक पूछा गया है इस साल 2023 के एग्ज़ाम में। उसके अलावा कई टीचर एग्ज़ाम में पूछा गया है, सीटेट में पूछा गया है, बच्चों को पता ही नहीं होता, और ये एनसीईआरटी लेवल्स में दे रखा है। तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमें कितना समय लिया हमने बनने में, 2 साल 11 माह 18 दिन। सीधा 1 साल के अंदर, मतलब 3 साल के अंदर 12 दिन कम करते हैं, 12 महीने होते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा 2 साल 11 माह 18 दिन। नाउ महीना 30 का लगाओगे जब 18 आएगा, नहीं तो 19 आएगा। यहाँ भी बच्चे कुछ आर्ग्यू कर सकते, कमेंट कर सकते, तो क्लियर कर रहा हूँ। हु एज द परमानेंट मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, वो कौन परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अस्थायी सदस्य कौन थे जिनको अस्थायी सदस्यता मिली संविधान सभा द्वारा? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जैसे कि आपको पता होगा, भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। फिर ये हु वाज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, टेम्परेरी होना चाहिए यहाँ, मतलब जब परमानेंट नहीं लगा तो टेम्परेरी पूछा गया सीधा सीधा, तो सच्चिदानंद सिन्हा। ये क्वेश्चन मैंने किसी पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर से देखा था और उसको मैंने बच्चों से लिखवाया। मैं यहाँ टेम्परेरी भी लिखवा सकता था, पर मैंने डेस्क चेयरमैन क्यों लिखवाया, बिकॉज दे इज़ नॉट मेंशन परमानेंट, यहाँ पे परमानेंट नहीं दे रखा, इसलिए मैंने टेम्परेरी का यूज़ नहीं किया। तो ये सीधी अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन था, इसका आंसर सच्चिदानंद सिन्हा। जैसे ही मैंने ये क्वेश्चन देखा मेरे दिमाग में फिट हो गया और मैं बच्चों को जब से लिखवाता आ रहा हूँ। नाउ हु इज़ द फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया? हाँ, कुछ कह सकते हैं कि सर ये जो है चौथी पाँचवीं का क्वेश्चन है या नर्सरी का क्वेश्चन है। तो भारत के कौन थे एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? जवाहरलाल नेहरू, चाचा नेहरू जिसे आप कहते हैं। आपके चाचा हो सकते हैं, मेरे नहीं थे, मेरे तो खुद के चाचा नहीं है। चलिए, तो क्वेश्चन 13, इंडिया अडॉप्टेड फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम विच कंट्री? भारत ने जो संविधान बनाया उसमें कोई चीज़ कहीं से ली, जैसे मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट यूएसए से लिया, जो आपके नीति निर्देशक सिद्धांत डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी कहाँ से ली? आयरलैंड से ली। ऐसी जो भारत का संविधान है इसको हमने 395 आर्टिकल में से 250 आर्टिकल
इंडियन गवर्नमेंट तक भारत सरकार अधिनियम 1935 से एज इट इज़ ले लिया और लगभग 250 आर्टिकल हमने विदेशों से कॉपी करे हैं, सेम टू सेम। ठीक है, हमने मतलब विदेशों के कॉन्स्टिट्यूशन मंगाए, उसमें जो बेस्ट चीज़ें थी उनको कॉपी किया और बाकी कुछ हमने अपने पास ले लिए। पर आपको शर्म की बात बताऊं, भारतीय के अंदर जो हम लोगों के रूल्स के अंदर है, जितने हमारे कानून हैं अंग्रेज़ों वाले चले आ रहे हैं और आज तक चले आ रहे हैं, उनमें आज तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अभी कहा जा रहा है कि भारतीय न्याय संहिता लाई जाएगी, CRPC, IPC और इंडियन एविडेंस एक्ट को हटाया जाएगा। इस बात को लेके यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के जज तक परेशान दिख रहे हैं। तो चेंज इतनी जल्दी नहीं होता है। ठीक है, तो हमने जो है चीज़ों को कॉपी किया है। अभी तो हम जुडिशरी में चेंज नहीं कर पा रहे, कॉन्स्टिट्यूशन तो बहुत दूर है। अभी एक मुद्दा चल रहा है आजकल कि भारत को हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए। अच्छा हो अगर ऐसा हो जाए, पर इसके लिए सरकार को अपने लेवल पे काम करना होगा। जिस तरह 42nd अमेंडमेंट 1976 में सेकुलरिज्म को जोड़ा गया था, तो पहले सेकुलरिज्म तो हटा दो कॉन्स्टिट्यूशन से, प्रियम्बल के अंदर से, जब भी तो कुछ करोगे। वहाँ तुम करना नहीं चाहते हो और बेकार की बात करके वोट जीतना चाहते हो। दिस इज नथिंग और रूथलेस, वॉर्थलेस थिंग्स। बेकार की बातें हो रही हैं, पब्लिक को पागल बनाया जा रहा है। जिनको इंडिया पॉलिटिक्स की समझ नहीं है वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। कायदे में तो मुझे भी सोशल मीडिया पे ये नहीं कहनी चाहिए, पर मैं इसलिए बता रहा हूँ कि सरकार की इसकी पहल सरकार कर सकती है संविधान की प्रस्तावना में बदलाव करके, यानी सेकुलरिज्म हटा के। पर वो सरकार हटा ही नहीं सकती। ये बात एक बुद्धिजीवी कर सकता है जो इंडियन पॉलिटी पढ़ा हो या जिसको समझ हो। पर आज की डेट में ना तो कोई बोलना चाहता ना समझना चाहता। तो मेरे पॉलिटिकल के बच्चे तो बहुत अच्छे हैं, इस चीज़ को समझेंगे। मैंने आपको बता दिया। आपकी कोई बोले तो आप अपने दिमाग में इस चीज़ को रिमाइंड करना कि इतना पॉसिबल नहीं है संविधान में चेंज करना। ठीक है, चाहे भले ही फ्लेक्सिबल हो, रिजिड भी है, अब तो मेजॉरिटी गवर्नमेंट है, चेंज कर लो ना। सेकुलरिज्म हटा दो, किसने कहा है? हिंदुज़म ला दो उसकी जगह। क्लियर हो गया? ये वो वाली बात हो रही है, सामने रोटी रखी है, रोटी आपको भूख लग रही है और कहा जा रहा है रोटी नहीं खानी है। रोटी नहीं खानी है, इसमें जहर है। अरे भूख लग रही है, वैसी भी मर्जी जाएंगे हम तो। क्लियर हो गया? ध्यान रखना इस बात को। चलिए, नाउ ऑन विच डे कॉन्स्टिट्यूशन डे इज सेलिब्रेटेड? किस दिन संविधान दिवस मनाया जाता है? 26 नवंबर को। 26 नवंबर को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, भारतीय संसद में संविधान दिवस मनाया जाता है। क्यों? जैसा कि आपने मेरी वीडियो देखी हो कॉन्स्टिट्यूशन वाली, तो उसमें मैंने बताया, इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑन द डे ऑफ 26 नवंबर 1949 वी अडॉप्ट एन एक्ट ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था। फुली इम्प्लीमेंट कब किया था? इसमें तो लगभग 250 आर्टिकल थे। फुली इम्प्लीमेंट किया था हमने 26 जनवरी 1950 को। यहाँ तो बस इम्प्लीमेंट किया था। हु रोड द सेपरेशन ऑफ लॉस? ये स्पिरिट ऑफ लॉस है। सेपरेशन ऑफ लॉस की बात करी थी तो मैंने बुक बच्चे ने गलत लिख दिया, स्पिरिट ऑफ लॉस था और उसमें सेपरेशन ऑफ पावर का जिक्र किया गया था। ये मॉन्टेस्क्यू ने लिखा था 1971 में। स्पिरिट ऑफ लॉस है ये। कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन विच डे? पूरा फोर्स में कब आया मैं अभी आपको बता चुका हूँ, 26 नवंबर 1950। 26 नवंबर 1950। द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड ऑन विच डे? कॉन्स्टिट्यूशन किस दिन अडॉप्ट किया गया था? चाहे आपसे ये पूछ ले, अभी यहाँ फुल नहीं दिया, अडॉप्टेड पूछा है, इम्प्लीमेंट नहीं पूछा था, तब भी यही आंसर होगा 26 नवंबर 1950। देखिए, एक ही क्वेश्चन को मैंने दो तरीके से लिखवाया। ये भी मैंने किसी PCS के पेपर में देखा था और मैं तुरंत उस दिन से याद है मुझे आज तक, और मैं बच्चों को ही लिखवाता रहा हूँ। ये मेरे क्लास डिक्टेटेड नोट्स हैं जो मैं बच्चों को अपनी क्लासों में लिखवाता हूँ। हु वाज इन द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी? एज यू नो, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशन की हमें जरूरत क्यों है? प्रोवाइड अ सेट ऑफ बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन होता है तो सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन इंप्लीमेंट होते हैं, सम लिमिट्स होती है, एक्सप्रेस फंडामेंटल आइडेंटिटी होती है। हमें पता लगता है कि हम भारत सरकार के नागरिक हैं, भारत सरकार के साथ मैं दिल्ली का नागरिक हूँ, मेरी फंडामेंटल आइडेंटिटी है। क्रिएट कंडीशन फॉर जस्ट सोसाइटी। अब हमें जस्ट सोसाइटी इस्टेब्लिश करनी होती है। जस्ट सोसाइटी में क्या मतलब है? टू अलाउ डिस्कशन मेकिंग पावर्स, टू एलोकेटिंग डिस्कशन मेकिंग पावर। डिस्कशन की मेकिंग पावर किसके पास जाएगी? लोकतंत्र में कौन डिसीजन लेगा? टू इनेबल और कंप्रेस ऑफ गवर्नमेंट टू टेक पॉजिटिव मैनर, पॉजिटिव मैनर, टू इनेबल और एम्पावर द गवर्नमेंट टू टेक पॉजिटिव मैनर। गवर्नमेंट को ये ध्यान रखना होगा कि जो भी काम करे वो पॉजिटिव मैनर में करे। ठीक है जी, जस्ट अ मिनट। अब फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मैंने आपको पढ़ाई दी है, वही पेज खुल गया ये शायद, ठीक है ना? ये मैंने कराई दिया था। चलिए एक इस पर बता देता हूँ। मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने बनाया और ये जब बनना शुरू हुआ था
जब ये अनडिवाइडेड इंडिया था। इट इज़ हेड फर्स्ट सिटिंग कब हुई थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की? 9 दिसंबर 1946 को सबसे पहले इसकी पहली सभा बैठी थी। भारत हुआ था 15 अगस्त 1947 को, उसकी 3 मीटिंग हुई थी। ठीक है, जब भी 2 साल 11 माह 18 दिन लिखवाया आपको। इंडायरेक्ट इलेक्शन जो है हमारे यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कब हुआ था? अक्टूबर 19। इनडायरेक्ट इलेक्शन अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कैबिनेट मिशन प्लान बना था जिसके अंडर कैबिनेट बनाने की बात की गई थी कॉन्स्टिट्यूशन की, मार्च 1946 में। ठीक है, डिक्लेरेशन आई हमारी कैबिनेट मई 16 में। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली केम इनटू बीइंग इन, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कब से इम्प्लीमेंट हुई? नवंबर 1940 से। ठीक है, अब 292 मेंबर, ये एक क्वेश्चन पूछा जाता है खासतौर से यूपीएससी का पेट क्वेश्चन है। इलेक्ट 292 मेंबर्स वाइल द प्रिंसली स्टेट, जो रजवाड़े थे भारत में, रजवाड़े राजाओं के जो एरिया थे उन्हें प्रिंसली स्टेट यानी रजवाड़े कहा जाता था, उनसे 292 सीटें जीती गई। एलोकेटेड मैक्सिमम ऑफ 93 सीट्स, और 93 जो है देसी रियासतों से थी। ठीक है, ये सीटों की बात हो गई। जस्ट अ मिनट। देयर वाज सीट एलोकेटेड चीफ कमिश्नर प्रोविंस टू बी वन ब्रिटिश बलूचिस्तान। एक जो है कुछ सीटें जो हैं जो चीफ कमिश्नर होते थे वो कुछ एलोकेट करते थे। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जैसे कि मैंने आपको बताया 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया, 26 जनवरी 1950 को फोर्स में आया। 8 मेजर जो है कांग्रेसमैन थे उस टाइम। 8 मेजर कमेटीज़ थी, जैसे झंडा समिति, प्रारूप समिति, परिकल्पना समिति, इस तरह की 8 समितियाँ बनी हुई थी। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो था जवाहरलाल नेहरू ने दिया था 1946 में, संविधान की उद्देशिका प्रस्ताव। यूजीसी नेट का पेट क्वेश्चन है, हर साल पूछा जाता है पॉलिटिकल साइंस वालों के लिए, और इवन यूपीएससी और यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन के रेगुलर पेपर्स में ये क्वेश्चन है कि जो भारत का उद्देशिका प्रस्ताव है वो किसने दिया था? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था। कब दिया था? 1946 में। इसमें बात की गई थी जब भारत आज़ाद होगा तो उसके क्या उद्देश्य होंगे, क्या काम करना है, ध्यान रखिएगा, इसलिए इसे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कहा गया। अच्छा, मैंने ये बुक में एक डायग्राम दे रखा है, इस बच्चे ने गोले में नहीं बना रखा, बुक में जो है राउंड राउंड करके बना रखा है, तो मैंने वो दे रखा है इस बच्चे को कि हमने कौन सा प्रोविज़न कहाँ से लिया। जैसे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन यानी ब्रिटेन से हमने क्या क्या लिया? फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम, जो इलेक्शन का एक फॉर्मेट है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, संसदात्मक शासन व्यवस्था की संसद सर्वोच्च रहेगी, संसद से रूल पास होंगे फाइनली। द आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन। ठीक है, इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्पीकर ऑफिस और हर रोल, जो अगर स्पीकर होगा हमारे संविधान में जो राज्यसभा लोकसभा के अंदर, उसका क्या रोल रहेगा। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन यानी आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मैंने अभी जस्ट आपको थोड़ी देर पहले बताया था, भारत के नीति निर्देशक सिद्धांत लिए। अमेरिका से क्या लिया? फंडामेंटल राइट्स लिए। पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, जो हमारे कोर्ट के अंदर PIL, SIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन और सोशल एक्शन लिटिगेशन की बात की गई है, वो यहाँ से ली गई। इंडिपेंडेंट ऑफ द जुडिशरी, जुडिशरी सरकार के दोनों अंगों से इंडिपेंडेंट है, तो ये आपको तो मैंने कई बार बताया और जुडिशरी वाले में भी बताऊंगा। नाउ फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया? लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। तो मैंने आपको बताया 1789 में हुआ था फ्रेंच रिवॉल्यूशन, 1789 में, 1789 के अंदर, और इसमें क्या बात की गई थी? इसके 3 प्रोपोगंडा थे, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। कनाडा से हमने लिया क्वासी फेडरल ऑफ गवर्नमेंट, जो हम संघात्मक शासन व्यवस्था की बात करते हैं, पर हमने क्वासी फेडरल ऑफ गवर्नमेंट ली। आइडिया ऑफ रेजिडुअल पावर्स, अवशिष्ट शक्तियाँ, संविधान के अंदर अवशिष्ट शक्ति दी थी 3 सूचियों के बाद, जो आपकी 3 सूची थी, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, उसके बाद जो रेजिडुअल पावर्स थी उसको हमने कहाँ से लिया? कनाडा की सरकार से। इतना आई होप आपको समझ आया होगा, थोड़ा मेरा स्पीड तेज़ है। यहाँ से चैप्टर 2 स्टार्ट होता है, इसके बाद आप बुक पढ़ें। मेरे अपने बच्चों को भी यही कहता हूँ कि आप बुक देखें, और बुक में भी अगर आपको समझने में कोई दिक्कत आती है तो मैं बताता हूँ। ये मेरे मेनली क्लास नोट से जो मैं अपनी क्लासों में बच्चों के साथ डिस्कस करता हूँ। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो डिस्कस किए थे, कुछ बच्चे ने काम की दिक्कत थी, जैसे स्पिरिट्स ऑफ लॉस जो है यहाँ पे, उसकी बजाय सेपरेशन ऑफ पावर। ये सेपरेशन ऑफ पावर तो कॉन्सेप्ट था, बुक थी स्पिरिट्स ऑफ लॉ जो मॉन्टेस्क्यू ने लिखी थी 1971 में। ये कई एग्जाम्स में पूछी गई है, दिल्ली पुलिस के एग्जाम में तो रेगुलर क्वेश्चन आता है ये वाला, और यूपी पुलिस का कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम हो रहा है उसमें हर दूसरी या तीसरी बार ये क्वेश्चन आता रहता है। तो ऐसा नहीं है इंडियन पॉलिटी बेकार है, मेरे हिसाब से तो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। हाँ, इसके टीचरों की वैल्यू थोड़ी कम है, आई एक्सेप्ट इट, बट मुझे अच्छा लगता है। मेरी आत्मा है मेरी पढ़ाई, मेरी आत्मा है मेरा सब्जेक्ट, लाइक संविधान। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा इसको, चैप्टर 1 तैयार कर लीजिएगा। मेरी वीडियो प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जरूर देखिएगा, अगर आप वो नहीं देखते तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। आप अपनी स्टडी के लिए भी देखिए और मेरे लिए भी देखिए।
चैप्टर 2 भी मैंने आपको करा दिया यहाँ पे। जो पहला चैप्टर था इसमें कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ, क्यों और कैसे। क्यों का मतलब है क्यों बना, किस तरह का है, और कैसे मतलब हमने कहाँ कहाँ से क्या क्या लिया। इसमें मैं एक चीज़ बताना भूल गया यहाँ पे वीडियो में, वो नोट्स बच्चे ने मिसिंग कर रखा है। वो ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो दो तरह का होता है, तो रिटर्न और अनरिटन। रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन तो जैसे भारत का संविधान है। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन वो होता है जो आज तक लिखा नहीं गया, रूल्स और रेगुलेशन पे डिपेंड है, मतलब रिचुअल्स पे डिपेंड है। जैसे ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, वहाँ की जो रानी है, वहाँ जो परंपराएं चलती थी, वहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन है अलिखित है, आज भी अनरिटन डॉक्यूमेंट है। और जो वहाँ के रिचुअल्स थे उसको बाद में लिखा गया बहुत समय के बाद। तो लिखा तो गया पर वहाँ पे जो है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन आज भी माना जाता है, और जो रानी अप्रूव करती है वही वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जो वहाँ के रिचुअल्स हैं। तो ये तो विश्व में एक ऐसा देश है जो रिचुअल्स को ही अपना संविधान बना दे। हमने तो सारा बोरो किया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ा है और विदेशों देशों के सोर्स से हमने कॉपी पेस्ट किया है, मतलब आप अगर साधारण भाषा में कहें तो चोरी किया है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पूरी देखी हो और अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। ये जो मैंने लास्ट में बात बताई ब्रिटेन वाली, जानबूझकर बाद में बताई, क्योंकि कुछ मैं देखता हूँ मेरे वॉच टाइम के अंदर लोग पूरी वीडियो नहीं देखते। जो पूरी वीडियो देखेगा उसी को बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मैं 11th के लिए ना काम करके मैं 10th और 12th के लिए काम करना चाहता हूँ। बस मेनली प्रायोरिटी है 12th की, पर फिर भी मैं 11th के लिए काम कर रहा हूँ, क्योंकि जिस स्कूलों से मैं निकल के आया हूँ वहाँ के बच्चे कह रहे सर पढ़ना है तो आपसे, तो मैं सब जगह तो नहीं पढ़ा सकता। मेरी वीडियो से गाइडेंस लें तो मुझे अच्छा लगेगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मेरी नॉलेज मेरे मरने के बाद मेरे तक ही रह जाएगी, एटलीस्ट मेरे बात तो किसी तक जाएगी। तो आई होप यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ख़ुद भी देखें, कई बार देखें। कोई भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम दे रहे हो तो भी देखें। थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती समय दिया, मैं आपका आभारी हूँ।